हेलो स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट बाय अदर चार्जेस। जैसे आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अर्थ के अराउंड एक फील्ड है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर कोई दूसरा मास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर ही होगा तो ही वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर वो बहुत ज्यादा दूर होगा अर्थ से, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड एक फील्ड होती है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर एक दूसरा चार्ज उतने ही रीजन में रखा होगा तभी वो उस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और इसके अराउंड हम मान लेते हैं कि इतना एक स्पेस है। इसके अराउंड ये एक स्पेस है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो चार्ज इसके अंदर होगा, मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q0 जिसको हमने यहां रख दिया, तो ये Q0 तो इससे ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। अब मान लो ये पॉजिटिव और मान लो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन। तो ये इतनी दूर हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो गया कि ये चार्ज इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अब अगर इसी चार्ज को हम लाके रख दें यहां पे, इसी चार्ज को हमने लाके रख दिया यहां पे, अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, तो ये चार्ज अब इसको रिपेल करेगा, यानी Q0 Q की अब रिपल्शन फील करेगा। तो ये जो स्पेस है एक चार्ज के अराउंड जिसमें दूसरे चार्ज उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकते हैं, इसी स्पेस को क्या बोला जाता है? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और जरूरी नहीं है ये पॉइंट चार्ज के अराउंड ही हो, ये किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड हो सकता है। कोई चार्ज्ड शीट हो, चार्ज्ड रॉड हो, किसी के भी अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, राइट? सो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस रूम में हम खड़े हैं, ठीक है, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका आपको कैसे पता चलता है? इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका आपको ऐसे पता चलता है कि अगर आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हो तो वो रुकता नहीं है, वो अर्थ की तरफ भागने लगता है। इसका मतलब है इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है। अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड मासेस पे एक्ट करती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस पे एक्ट करती है। अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपने यहां पे एक चार्ज लाके रखा तो वो यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने यहां पर एक चार्ज लाके रखा तो वो चार्ज चल देगा, वहीं का वहीं पड़ा नहीं रह जाएगा। तो इससे पता चलेगा अगर किसी रीजन में चार्ज को रखा और वो चल पड़ा, यानी उस पर फोर्स लग रही है, इसका मतलब है उस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पर चार्जेस को फोर्स लगती है, चाहे इस तरफ लगे चाहे इस तरफ लगे। अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, जब हम, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हाउ इंटेंस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? सोचो लॉजिकली सोचो, किसी भी जगह पर पता कैसे चलता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? अभी समझाया कि वहां पे एक चार्ज रखेंगे, चार्ज पे फोर्स लगेगी, तो मतलब उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कैसे पता चले कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप दो जगह पर सेम चार्ज रख रहे हो और जिस जगह पर चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि यार फोर्स लग किसकी वजह से रही है? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो लग रही है ना। तो जहां पर चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगी, सेम चार्ज आपने दो जगह रखा, तो जहां पर चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और सेम चार्ज की एक वैल्यू डिसाइड कर लो। जैसे मैंने बोला कि मैंने दोनों जगह पर 1 कूलम का चार्ज रखा, तो जहां पर ज्यादा फोर्स लगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब मान लो मेरे पास 1 कूलम का चार्ज ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने यहाँ 5 कूलम का रखा, यहाँ 10 कूलम का रखा, इस पे जो भी फोर्स लगी, इस पे जो भी फोर्स लगी, मैंने फोर्स को चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर लिया दोनों जगह पे, तो मुझे तो ये पता चल ही जाएगा ना कि अगर 1 कूलम का चार्ज होता तो उसमें क्या फोर्स लगती।
तो जहां 1 कूलम के चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यूनिट मतलब 1, पर हमने यहां पॉजिटिव क्यों रखा? सोचो, सोचने वाला ही तो है फिजिक्स में सब कुछ लॉजिकल है। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा कि इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, क्योंकि आप जो भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हो वो नीचे ही जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि मास सिर्फ एक ही तरह का होता है, दो तरह का नहीं होता है। लेकिन चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑब्वियसली दोनों तरह के चार्ज का जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिफरेंट होगा, है ना। तो हम स्पेसिफाई कर दें कि भाई जब भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो, मैग्नीट्यूड देखना हो किसी जगह पर, तो तुम इमेजिन करो कि वहां पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो किधर जाएगा। समझ में आई बात आपको? जैसे जैसे मान लो यहां पर मेरे पास एक शीट है, ठीक है, और वो शीट है पॉजिटिवली चार्ज। वो शीट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अब ऑब्वियसली इस शीट के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रॉड है, शीट है, जो भी मान लो, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैंने यहां पे एक चार्ज रखा, मैंने यहां पर एक चार्ज रखा Q, और वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वो किधर भागा? वो इधर भागा, वो इधर भागा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा -Q, तब तो वो ऑब्वियसली इधर जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव वाला तो अट्रैक्ट होगा। तो यार जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो नीचे की तरफ है, क्योंकि बॉडी तो नीचे ही जा रही है, तो हमने बोला यार जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा ऑब्वियसली वही ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी। पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हो तो उधर जा रहा है, और नेगेटिव को रख रहे हो तो इधर जा रहा है। तो हमें यार एक तो डिसाइड करना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड, कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसको मानूं? मैं पॉजिटिव चार्ज के चलने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानूं कि नेगेटिव चार्ज के चलने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानूं? तो वो स्टैंडर्ड हमने खुद चूज किया है कि हम ऐसा मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हमने जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, हम इमेजिन करेंगे कि अगर वहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, अगर वहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। तो इसको भूल जाओ। यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप इमेजिन करेंगे कि यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर जाएगा। है नहीं, है नहीं, है ना। अगर आपको यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप रखो ही, आप जस्ट इमेजिन करो कि अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो नीचे जाता, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है नीचे। तो अगर आपको किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको जस्ट इमेजिन करना है कि अगर वहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। समझ गए? तो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर इस पे सपोज फोर्स लग रही है F, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? E से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है इसकी, और वो होगी बाय डेफिनेशन। यहां पर एक चार्ज रखा है जिस पे फोर्स लग रही है F, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। तो मान लो हम इसको Q0 ले लें, है ना। टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या बोल गया मैंने समझाया नहीं अभी, टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी समझाता हूं। तो Q0 जो है उस पे फोर्स लग रही है F, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी? F बाय Q0। और यहां पर तुम्हें एक टर्म लिखी हुई मिलेगी किताबों में, Q0 टेंड्स टू 0, यानी कि ये जो चार्ज है ना बच्चों, ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस वाले चार्ज को अपन क्या बोलेंगे? इस वाले चार्ज को अपन बोलेंगे टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या है? ये टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है ना, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है कि यहाँ पे हमने जस्ट रख के चेक किया, इस चार्ज को रख के चेक किया बस कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। ये हमें नहीं दिख रहा, अगर हमें ये दिख रहा होता तब तो हम यार ऑब्वियस ही होता ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इधर है, हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें उसका सोर्स नहीं दिख रहा, तो हमने वहां चेक किया एक चार्ज को रख के। अब यहाँ पे आपको सपोज एक हम एलियन को यहाँ पे ले आए, उसको पता ही नहीं है यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह है, तो वो इस चीज को रख के जस्ट चेक करेगा, अच्छा नीचे की तरफ है। अगर उसके प्लेनेट पे फिजिक्स पढ़ाई गई होगी तो वो चेक करेगा, अच्छा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब
ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन उसको मिल गई, लेकिन इसका क्या रोल है उसमें? इसका तो कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज हुआ है। तो क्यू नॉट भी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि टेस्ट चार्ज को आप पॉजिटिव लो हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही जिधर जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दूसरी बात है, टेस्ट चार्ज को बहुत ज्यादा स्मॉल लो, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, तो वो सोर्स को भी अपनी जगह से रिपेल करेगा, है ना। अगर सोचो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज हुआ, तो ये इस शीट को भी धक्का मार देगा। तो ये जब सोर्स ही दूर चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक से मैग्नीट्यूड थोड़ी ना निकाल पाओगे उस जगह। अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करना चाहते हो किसी पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख के चेक करो जो अर्थ को अपनी जगह से ना हिला दे। अब यहाँ पे मून को लाके तो आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चेक नहीं कर सकते, क्योंकि खलबली मच जाएगी, है ना, अर्थ भी खिंच जाएगी मून की तरफ। तो इतना छोटा होना चाहिए हमारा जो टेस्ट चार्ज है, जो सोर्स को अपनी जगह से ना हिला सके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी वेरी स्मॉल, है ना, इट शुड बी वेरी स्मॉल। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हम क्या इमेजिन करते हैं कि वो क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। सो इट शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गई बिल्कुल बात? ठीक है। इसलिए यहां पे हम लोग लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 लगाते हैं, ये शो करने के लिए कि क्यू नॉट जो है वो हमारा बहुत छोटा है। अब ये इस फॉर्मूले में लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 तो बस समझाने के लिए है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट की तरह ही इस्तेमाल करोगे, है ना। बार बार ये लिमिट लिखने की तो जरूरत नहीं है। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी? SI यूनिट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन आप निकाल सकते हो। डायमेंशन कैसे निकालोगे? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन होती है 80, तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो यहां से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। जैसे आप देखते हो ना कि एक m मास की बॉडी है ग्रेविटेशनल फील्ड में, एक m मास की बॉडी है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उस पर क्या लगती है फोर्स? mg। इसी तरीके से अगर एक चार्ज रखा हो, अब आपको F नहीं पता, लेकिन आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहां पे चार्ज रखा है क्यू नॉट। तो बताओ उस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगेगी? इसको इधर ले आओ, तो F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। या फिर अगर हम Q को Q नॉट को Q ही लें, Q नॉट को Q ही लें, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। Q नॉट को हमने क्या ले लिया? Q। चलो Q नॉट ही ले लेते हैं जब हमने उसी को यूज कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पे फोर्स कितनी लगेगी? एक चार्ज Q नॉट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो उस पे फोर्स कितनी लगेगी? उस पे फोर्स लगेगी Q नॉट इंटू E, उस पे फोर्स लगेगी Q नॉट इंटू E। एंड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, है ना। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पता लगी, ऐसे है। तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस फोर्स
दिस फोर्स इज in the direction of E if Q naught is positive and is in the opposite direction of E if Q naught is negative. For example, जैसे यहां पे अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज हमको यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन पर कूलम और बोला है कि यहां पे एक 5 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख दिया. तो बताओ उस पे क्या फोर्स होगी और किस तरफ होगी. ठीक है, मान लो -5 का रख दिया, थोड़ा और मजेदार बना देते हैं इसको. तो उस पे क्या फोर्स होगी और किस तरफ होगी. ठीक है, -5 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया. -5 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया. ठीक है, तो उस पे क्या फोर्स होगी और किस तरफ होगी. तो इस पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, चार्ज की वैल्यू Q इंटू E न्यूटन. और नेगेटिव साइन नहीं लेना ना, हम डायरेक्शन बताएंगे. नेगेटिव पॉजिटिव से हमें डायरेक्शन पता चलेगा. तो 5 इंटू 10 50, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन अपोजिट टू E, क्योंकि ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. समझ आई बात. ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R ड्यू टू अ चार्ज Q. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R ड्यू टू अ चार्ज Q. क्या है ये फॉर्मूला. यहां पे हमारे पास एक चार्ज है. ठीक है, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q और मैं इस चार्ज से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं. यहां पे तुमने Q नॉट रखा नहीं रखा, टेस्ट चार्ज, वो सब छोड़ो. मैं कह रहा हूं मुझे सिंपल फॉर्मूला दो कि एक चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. सिंपल फॉर्मूला मैं मांग रहा हूं. तो यहां पे मान लो यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया आपने लाके, यहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट. तो बाय डेफिनेशन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी F डिवाइडेड बाय Q नॉट. और F जो होगा वो कूलम लॉ से, F मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. F की जगह ये रखा और डिवाइडेड बाय Q नॉट. तो बताओ Q नॉट से Q नॉट कट गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये आपको सीधा सीधा दे देगा कि एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है. एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. अगर ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर होगी और अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आप इमेजिन करेंगे कि उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो किधर जाता, और उस पॉजिटिव चार्ज को जो हम इमेजिन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज. क्लियर. ओके, कुछ क्वेश्चंस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे.
अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 mg। यहां पे हमारे पास एक वाटर पार्टिकल है छोटा सा, ये छोटा सा वाटर पार्टिकल है, छोटा सा बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ये बना दिया है पर आप इसको छोटा सा ही मानो, है ना। छोटा सा वाटर पार्टिकल है, 10 mg उसका मास है और उस पे चार्ज है 1.50 माइक्रोकूलम। इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम इन अ रूम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम? व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? यहां पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है ना, जिसका चार्ज है पॉजिटिव, और वो एक रूम में इक्विलिब्रियम में टिका हुआ है हवा में। तो बताओ उस पे, उस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किधर होगी? अब आपको पता है कोई भी चीज हवा में क्यों टिकी रहेगी, कोई भी चीज हवा में इसलिए टिकी रहेगी क्योंकि उस पे एक तो उसका वेट लग रहा होगा, है ना, एक तो उस पे क्या फोर्स लग रही है, उसका वेट लग रहा है नीचे, तो ऑब्वियसली वेट के अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से वो हवा में टिकी रहेगी। और वेट के अगेंस्ट कौन सी फोर्स लग सकती है? ये पार्टिकल चार्ज्ड है, इस पे चार्ज है Q, तो ऑब्वियसली इस पे उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी QE। एक Q चार्ज पे E इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है? QE। और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है अगर ये पॉजिटिव हो। तो क्या ये पॉजिटिव है? यस, ये तो पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स ऊपर लगनी चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये पॉजिटिव है और इस पे फोर्स ऊपर ही लग रही है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा दिया हुआ है ना, मतलब QE mg के उल्टा लग रहा है, यानी ऊपर लग रहा है, और ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को डायरेक्शन मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, यानी अपवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप QE इक्वल टू mg रख दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी mg बाय Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी m। मास कितना है? 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया केजी में चेंज करने के लिए, है ना। 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम में होगा, फिर से 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो केजी में होगा। इंटू जी को 10 ले लो, कैलकुलेशन इजी बना लेते हैं हम, और 1.5 माइक्रोकूलम, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी न्यूटन पर कूलम। तो क्या क्या कैंसिल हो गया? 10 की पावर ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 1.5, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारा 1000 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, और फिर ये कट जाएगा हमारा 5 से, 200 बाय 3 न्यूटन पर कूलम की, यानी के 66.6 बार न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड्स। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया क्या? चलो आगे बढ़े। A small sphere of mass 1 gram carries a charge of +6 microcoulomb. The sphere is suspended by a string in an electric field of 400 Newton per coulomb acting downward. Calculate the tension in the string. What will be the tension if the charge on the sphere were -6 microcoulomb? क्या कहानी हो रही है यहां पे, जरा देखो। यहां पे हमारे पास एक स्ट्रिंग से हमने एक चार्ज को टांग दिया। यहां पे हमने एक स्ट्रिंग से एक बॉडी स्फीयर को टांग दिया, ये रहा स्फीयर। देखो मैकेनिक्स लगा देगा इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, और आपने बस यही देखना है कि मैकेनिक्स के जैसे आपने क्वेश्चन करे हुए हैं, है ना। टेंशन लगती थी, उसमें फ्रिक्शन लगता था। अब आप ये सोच लो कि आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर आ गई है QE, और वो लगेगी अगर चार्ज्ड बॉडीज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होंगी। बाकी सारा क्वेश्चन वही है जिस तरीके से आपने क्लास 11th में किया था, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताओ, देखो जैसे स्मॉल स्फीयर है, मास 1 ग्राम है, +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में QE, है ना, इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में QE, और mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि वेट तो यार लगता ही नीचे है ना, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये रहा mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका मतलब है QE और mg तो सेम डायरेक्शन में हो गए, और टेंशन किधर लगता है, टेंशन लगता है स्ट्रिंग के अलोंग, तो यहां पे टेंशन लगेगा T, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है T जो है वो अकेला mg और QE को बैलेंस कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन होगी T इक्वल टू mg प्लस QE, हमारी इक्वेशन होगी T इक्वल टू mg प्लस QE, तो m कितना है 1 ग्राम, तो 1/1000 ये जी में बदला ना, इंटू जी प्लस क्यू कितना है 6 माइक्रोकूलम, यानी 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड 400। अब इसको आप सॉल्व करो, ये टेंशन होगी, यहां पे बचेगा 1/100 प्लस यहां पे बचेगा 24 इंटू 10 की पावर -4, ये है हमारा 10 की पावर -2 प्लस 0.24 इंटू 10 की पावर -2, दोनों को ऐड करा तो 1.24 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछा है, अब ये पूछा है कि व्हाट विल बी द टेंशन इफ द चार्ज ऑन स्फीयर वर -6 माइक्रोकूलम, अगर इस स्फीयर पे -6 माइक्रोकूलम चार्ज होता तब तो फिर QE ऊपर लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड है और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो अगर इस पे ये माइनस में होता तो टेंशन उस केस में हो जाती, अब T और QE सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं ना, तो T प्लस QE को मिलके अकेले बेचारे mg को बैलेंस करना पड़ता, तो T हमारा तब हो जाता है mg माइनस QE, है ना, mg माइनस QE, यानी सब कुछ यही रहता है, यहां माइनस का साइन आता, तो 1 माइनस 0.24 यानी 0.76 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, उस केस में ये फोर्स लगती, टेंशन मतलब ये होती। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, a particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E, यहां पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जैसे मैं कर रहा हूं इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस बना के, इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल लाइंस बना के, तो a particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E, यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m, उस पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट थ्रो किया गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, यहां से इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट थ्रो किया गया, इसका मास है m और कितनी वेलोसिटी से किया गया, u वेलोसिटी से किया गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट थ्रो किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये पार्टिकल हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। अब ये मोमेंटरी रेस्ट क्या बोला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो E है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो आपने एक बार इसको ऐसे करके दे तो दी वेलोसिटी, लेकिन इस पे लगातार अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो ये स्लो डाउन होता जाएगा, और स्लो डाउन होते होते एक जगह पर ये रुक के फिर वापस चला जाएगा। ये बिल्कुल वही केस है कि जैसे आप किसी चीज को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट फेंको, ये मैंने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट फेंका तो ये स्लो होता गया, टॉप पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ये वापस आ गया। तो कह रहा है कि जब वो रुका तो ऑब्वियसली वो हमेशा के लिए तो नहीं रुका, वो रुक के वापस चल देगा,
उसी को बोलते हैं मोमेंटरी रेस्ट, कि जस्ट फॉर अ मोमेंट वो रेस्ट पे आया, उसके बाद वो वापस आ जाएगा। तो वहां तक का अपने को डिस्टेंस निकालना है, यहां तक का डिस्टेंस निकालना है जहां तक वो मोमेंटरी रेस्ट पे आया। मान लो यहां तक वो मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया, तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस अपने को निकालना है। इस डिस्टेंस को हम कुछ लेट कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये s है, ठीक है। तो इस पे जो रिटार्डेशन लग रही है पार्टिकल पे वो होगी फोर्स बाय मास। फोर्स क्या है? QE। इस पे लगातार फोर्स क्या लगेगी? QE। तो इसकी रिटार्डेशन हो गई माइनस QE बाय m। तो यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, है ना। और u इसका u है, तो अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो आप v को रखो 0, u तो u ही दिया हुआ है, इक्वल टू 2a रिटार्डेशन माइनस QE बाय m इंटू s। तो यहां से आपको s मिल जाएगा, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2QE बाय m इंटू s, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो s हो जाएगा mu स्क्वायर बाय 2QE। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से, है ना, उससे भी हम कर लेते हैं। अगर हम बोले वर्क एनर्जी थ्योरम याद है आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? W इधर लिख लो, W इक्वल टू डेल्टा KE। तो W कितना वर्क हुआ इस पे, फोर्स कितनी लगी QE, इंटू डिस्टेंस कितना है S, इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लगा दी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आपका आंसर आ जाएगा। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो माइनस QE इंटू S, क्योंकि cos 180 होता -1, माइनस हाफ mu स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कटा, S आ गया mu स्क्वायर बाय 2QE, है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, 2 point charges of 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, जो कि कितनी दूरी पे रखे हैं? जो कि रखे हुए हैं 12 सेंटीमीटर। ये रहा 2 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। कह रहा है एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। अब एक चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हम देखें कि ये वाला जो चार्ज है ये छोटा है मैग्नीट्यूड में, ये बड़ा है। तो एक पॉइंट यहां पर इमेजिन करो, इस वाले के पास, यहां पे अगर यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हो 1 माइक्रोकूलम का, है ना, या 1 कूलम का, जो भी वैल्यू ले लो, तो ये उसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा, और ये उसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, जिसको हम E1 ले लें, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, जिसको हम E2 ले लें। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो बेचारा ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमको निकालना। ये पॉइंट हमने इसके पास इससे लिया क्योंकि ये छोटा है मैग्नीट्यूड में। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ऑब्वियसली वो छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास होना चाहिए, है ना। तो अच्छा, वो इधर नहीं हो सकता पॉइंट, क्योंकि उस केस में ये, क्योंकि जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हम वहां इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो किधर जाएगा।
तो ये उसको क्या करेगा, अगर वो पॉइंट हम यहां ले लें तो यहां पर एक इमेजिन करो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। और अगर वो पॉइंट हम इधर ले लें तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर इन दोनों का साइन सेम हो तो ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ऐसा पॉइंट इस या उस रीजन में नहीं हो सकता, बीच में ही हो सकता है। बट अगर इन दोनों का साइन अपोजिट हो, जैसे आपको कूलम्स लॉ में बताया था, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट हो, ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो यहां पर एक चार्ज हम इमेजिन करते पॉजिटिव, तो ये उसको क्या करता, अट्रैक्ट करता, और वो क्या करता, रिपेल करता। और अगर हम यहां इमेजिन करते तो ये रिपेल करता और वो अट्रैक्ट करता। बट फिर भी वो उधर ना होता, इधर होता, क्योंकि ये चार्ज छोटा है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर इसकी रिपल्शन और उसकी अट्रैक्शन बराबर हो। वो पॉइंट इसके ज्यादा पास नहीं हो सकता, इसकी ज्यादा पास होगा, है ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा पहले। तो ये पॉइंट तो अभी फिलहाल यहां पर है, जो कि हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे हुआ, 12 माइनस x डिस्टेंस पे हुआ। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे बराबर रख दो। इसकी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू इसकी होगी k 8 into 10 की पावर, ये तो पॉजिटिव ही था ना, अब नेगेटिव हटा दें, जरा समझाने के लिए लिखा था, कॉन्सेप्ट हो गया। -6 डिवाइडेड बाय 12 माइनस x का होल स्क्वायर। सो k से k कटा, ये इससे ये कटा, और इससे ये कटा, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे 4 बचा। अब आप स्क्वायर मत करना, जैसे मैंने कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चंस भी ऐसे क्वेश्चंस बताया था, आप स्क्वायर मत करना। आप स्क्वायर कर दोगे लंबा हो जाता क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आप दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहां पे बचेगा 1/x, और यहां पर 4 का रूट होगा 2, और नीचे 12 माइनस x बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस x इक्वल टू 2x। सो 12 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 12/3 यानी 4 सेंटीमीटर। यानी ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम +2 माइक्रोकूलम चार्ज। देयरफॉर पॉइंट इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम +2 माइक्रोकूलम चार्ज, और वो 4 है तो 12 माइनस 4 इधर से कितना हो गया 8, और 8 सेंटीमीटर फ्रॉम +8 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे। हां, जैसे फोर्सेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। कैसे, चलो देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में तब यूज होता है जब बहुत सारे चार्जेस हों और हमें किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें, जिससे पता नहीं हमें क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा। मैं आपको फिर डिटेल में समझाऊंगा तो आपको स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगी। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेट्स दैट द टोटल electric field intensity at a point in space due to a collection of point charges is the vector sum of electric field intensities produced by each individual charge taken independently। क्या समझ में आया, पता नहीं। देखो, मान लो क्वेश्चन वाइज हम इसको समझेंगे, डिटेल में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लो यहां पर अपने पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है, इससे मान लो
3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और मान लो यहां पर एक पॉइंट है इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जहां पर कि एक और चार्ज रखा है और उसका मान लो मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है ये जो पॉइंट है ना P, इस पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉइंट P पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पे। तो क्या प्रोसीजर है, आपको पता है कि एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पर, और डायरेक्शन क्या होती है कि हम इमेजिन करें, है ना, इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे आप इमेजिन करो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इधर जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी तरफ आता, है ना। ये आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सबके लिए, इस पॉइंट पे सबके लिए मतलब जितने भी चार्जेस हैं आसपास, यहां पे तो 2 ही हैं, और फिर हमें उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट निकालना होगा, और यही कह रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर हम दोबारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो मान लो इस वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे E1 है, तो बताओ वो किस तरफ होगी, वो होगी, अब आप इमेजिन करो कि एक एक करके अभी इसको भूल जाओ, इसको बिल्कुल भूल जाओ, एक एक करके चार्ज लो, सिर्फ इसको देखो, तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, बिकॉज ये पॉजिटिव है, और अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी वजह से वो रिपेल होता, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, समझ में आई बात। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज अगर रखा होता तो इधर जाता, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो गई। सिमिलरली पहले E1 की वैल्यू निकाल लो पहले, फिर इसको छोड़ दो, अभी इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसकी वैल्यू निकाली है ना, इसकी वैल्यू E1 कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो 9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ -4 ऊपर आएगा, +4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अच्छा, अब इसको भूल जाओ और अब दूसरे के बारे में सोच, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे वो इधर होगी, बिकॉज यार ये भी पॉजिटिव है तो ये भी यहां पर रखे हुए एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली E2। अब आप E2 की डायरेक्शन निकाल ली, E2 का मैग्नीट्यूड निकालो, तो E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो 1 ही है, तो 1 मतलब ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन पर कूलम, सो E2 इज 45 इंटू 10⁻⁹ 7 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है इससे, ये 2 है वो 45 है, तो अगर हम प्रॉपर डायग्राम बनाएं स्केल के हिसाब से, तो ये जो E2 है दिस शुड बी वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू E1, है ना। इसमें मैं लिख देता हूं, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू, दिस डायग्राम इज, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पे, तो वो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का।
अकॉर्डिंग टू स्केल अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी होगी, और ये हो गया हमारा E2 और ये हो गया हमारा E1 E2। अब हमें निकालना होगा इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ से इस तरफ, ठीक है ये, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट जो है आपका, ये क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 45 का स्क्वायर 2025 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर कॉमन आके वो तो रूट के बाहर आप सीधा ही लिख दो 10 की पावर 7। तो ऑलमोस्ट देखो इनफैक्ट ये भी मैंने स्केल से नहीं बना, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो और लंबा बनेगा ना, लेकिन उतनी जगह नहीं है हमारे पास और कंसेप्ट आप समझ गए होगे। तो ये आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट, चलो हम पूरा ही निकाल लेते हैं। 4029 का रूट अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। 4029 का रूट 2029 का रूट 45.04 है ना, 45.04 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये वाला एंगल जैसे आप बता दो अल्फा, तो ये अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट मतलब 1 डिग्री के आसपास होगा, है ना, क्योंकि यार ये ऑलमोस्ट एरो इधर आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो अल्फा 1 डिग्री के आसपास आएगा। अदरवाइज आप कैसे निकालोगे, tan अल्फा इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, tan अल्फा इस वाले ट्राइंगल में होगा 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास आएगा, tan अल्फा इस वाले ट्राइंगल में होगा E1 बाय E2, है ना, और E1 की वैल्यू है ये और E2 की वैल्यू है ये, तो 2 डिवाइडेड बाय 45, 2 डिवाइडेड बाय 45, 2 divided by 45, so that will be 0.044. So alpha is tan inverse 0.044। तो इतना एंगल है विद व्हाट, विद E2, है ना, इतना एंगल किसके साथ है, विद E2, इतना एंगल किसके साथ है, विद E2। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। अब इसकी स्टेटमेंट को हम जरा एक बार और रीड कर लें। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर इन स्पेस में ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से, इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, वेक्टर सम मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज टेकन इंडिपेंडेंटली। तो एक एक करके सारे चार्जेस लोगे, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस पॉइंट पे, उन सबका जो वेक्टर सम होगा वो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और आप इसको सीधा वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो अगर आपको इस झंझट में नहीं पढ़ना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पर सिंपली क्या होगी, आप यहां पर सीधा आंसर लिख सकते हो, ये सब वही है ना जो आपको मैंने कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स में बताया था। आप सीधा लिख सकते हो ये वाला किधर है, E1 किधर है, E1 है x में और E2 है y में, तो इसके साथ i कैप लगाओ, इसके साथ j कैप लगाओ, वेक्टर फॉर्म में लेके सीधा ऐड कर दो। तो 2i कैप प्लस 45 j कैप इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम, ये भी आपका आंसर हो सकता है ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। उस केस में फिर आपको डायरेक्शन अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब कुछ आ गया। क्लियर है। मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूं,
यहां पे तो हमने दो चार्जेस ले लिए थे सिंपल से, और क्वेश्चन करते हैं। देखो कंपोनेंट्स वाला भी एक लेते हैं, ठीक। जैसे यहां पे हमारे पास एक चार्ज है और एक चार्ज है यहां पे और एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है। अच्छा, यहां पे अपने पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये आपका -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो एक एक करके जरा निकालें। सबसे पहले ये सोचें कि ये क्या करेगा, यहां पर रखे हुए एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, ये उसे रिपेल करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर, इस 1 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई, इधर, ठीक है। इसका हम नाम ले लें E1 और इसकी वैल्यू हम निकाल दें। इसका हम नाम ले लें E1 और इसकी हम वैल्यू निकाल दें। तो ये वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9/16 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये इस तरफ होगी, ठीक है। अब देखें इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, बिकॉज ये क्या करेगा, इसको, ये तो नेगेटिव है ना, तो ये यहां पे रखे एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो नेगेटिव है, तो ये यहां पे रखे एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 क्या होगा, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 3 है ये 4 है तो वो 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। सो दिस विल बी 9/25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अच्छा, अब हम बोलें कि हम इनका रिजल्टेंट निकाल दें, उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। हमको ये एंगल पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है। ये एंगल कैसे पता चलेगा, यहां से अगर हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करें, देखो यहां से हमने इसको स्ट्रेट ड्रॉ किया है ना, ये भी इसके अलोंग ही हमको बना लेना चाहिए। ये तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लो थीटा है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं ना, ये 4 है वो 3 है, तो 3 4 5 वाले में 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री। तो ये जो थीटा है ये 37 डिग्री है, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो होगा 180 - 37। तो वो एंगल निकाल के हम √a² + b² + 2ab cos थीटा का फॉर्मूला लगा दे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी। पर हम ऐसे ना करके हम इसको करेंगे वेक्टर के मेथड से। कैसे, वो ज्यादा इजी होता है। कैसे, जैसे कूलम लॉ में सिखाया था। आप क्या करो, ये वाला हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया है ना, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड x या y के अलोंग है उसको तो मत छेड़ो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड x या y के अलोंग नहीं है आप उसके कंपोनेंट बनाओ।
अब E1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो E1 को टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन E2 के कंपोनेंट्स बनाओ। E2 जो है वो एक कंपोनेंट उसका इधर होगा और एक इधर होगा, तो ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये होगा E2 cos 37 और ये होगा E2 sin 37। और अब इसको भूल जाओ, तो एक y में हो गई और दो x में हो गई, तो जो x के साथ है, जो x में है उसके साथ i कैप लगा दो, जो नेगेटिव x में है उसके साथ माइनस i कैप लगा दो, जो y में है उसके साथ j कैप लगा दो, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा अपन यहां पे लिख देंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी I में क्या है E1 की वैल्यू थी 9/16, 10 की पावर 7 एंड में लिखेंगे, सब में कॉमन है, और E2 साइन E2 cos 37 माइनस i कैप एंड प्लस E2 sin 37 के साथ j कैप। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, cos 37 कितना होगा, cos 37 होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5, तो cos 37 की जगह आप लिख दो 4/5, cos 37 की जगह आप लिख दो 4/5 और sin 37 की जगह आप लिख दो 3/5। so this will be 9/16 प्लस 9/25 प्लस नहीं सॉरी माइनस i कैप प्लस 27/125 j कैप। सो एलसीएम आपका आ गया, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना पॉइंट्स में, अपने कैलकुलेशन पे क्या टाइम वेस्ट करना। तो सीधा सीधा अपना आंसर आ गया 9 डिवाइडेड बाय 16, 9 डिवाइडेड बाय 16 होगा 0.56, 0.56 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, 9 डिवाइडेड बाय 25 0.36 आई कैप प्लस 27 डिवाइडेड बाय 125, 27 डिवाइडेड बाय 125 0.216 जे कैप, 0.5636, 14 और 6 20, सो दिस इज 0.2620 आई कैप प्लस 0.216 जे कैप। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब आ गया। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसमें डायरेक्शन भी आ गई। तो इस तरीके से आप करो वेक्टर फॉर्म में, और यही तरीका आपको सबसे ज्यादा इजी रहेगा जब दो से ज्यादा चार्जेस हो, है ना। अभी तो दो ही चार्जेस थे हमारे दोनों एग्जांपल्स में, तो आपको लगेगा कि हम इसका रिजल्टेंट निकाल के कर लेते, ज्यादा आसान होता। वो भी मुश्किल है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है उसमें, √a² + b²। लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो तब तो यही मेथड आपका चलेगा। दूसरा मेथड तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो से ज्यादा चार्जेस होंगे, E1 E2 E3 तीन बनेंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में होंगी। फिर आप √a² + b² + 2ab cos θ में तो सिर्फ एक बार में दो ही ले सकते हो, फिर तीसरे वाले का क्या करोगे, तो बड़े झंझट है। तो आपको इस तरीके से करना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे यहां पे बोला है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 3 वर्टिसेस पे हमने चार्ज रख दिया। मान लो यहां पे हमने चार्ज रख दिया Q, वैल्यू ले लेते हैं, -3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, और स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बोला है कि चौथे वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब इंडिविजुअली सोचो एक एक करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या करेगा, यहां रखे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, यहां रखे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये ज्यादा करेगा क्योंकि ये स्ट्रांग है, बड़ा है, सेम डिस्टेंस पे रखा है। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर।
है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन तीनों का रिजल्टेंट होगी। अब अगर आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के झंझटों में पड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इस केस में तो ज्यादा ना आए क्योंकि ये स्क्वायर है, बहुत सिमेट्रिक है, तो अपने को पता है कि ये एंगल 45 होगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट देखो टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे होगा नहीं, यहां भी झंझट आएगी आपको, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको ये एंगल चाहिए होगा, है ना। तो हम कंपोनेंट से ही करेंगे, हमें E1 E2 को सीधा लिख लेंगे और E3 के कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो पहले E1 की वैल्यू निकालो, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 10 इंटू 10 की पावर -2 यानी 10 की ये हो गया हमारा, है ना। 27 इंटू 10 की पावर 11 - 6 5 न्यूटन पर कूलम। E2 हो गया ये 5 की वजह से 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, 45 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और E3 यानी इसकी वजह से 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू क्यू, साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन हमें पता लग गई, ये जो डायरेक्शन पता चली है साइन की वजह से पता चली है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या हो गया, ये पूरा डायगोनल, और डायगोनल क्या होता है, ए साइड इंटू √2, तो 10 √2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 18 बाय √2 का स्क्वायर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो अब आप क्या करो, E1 और E2 तो हमारे x एक्सिस में है और y एक्सिस में है, E3 बीच में है, तो E3 के कंपोनेंट्स बना लिए हमने। E3 का एक कंपोनेंट ये हुआ, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा E3 cos 45 और ये हमारा हो गया E3 sin 45, ठीक है। अब आपको E3 को भूल जाना है, E1 के साथ i कैप लगाओ, इसके साथ -i कैप, इसके साथ j कैप, इसके साथ -j कैप और सबको ऐड कर दो, तो E जो होगा वेक्टर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। E1 के साथ i कैप लगाओ, E1 है 27, 10 की पावर 5 तो सब में है तो हम उसको एंड में लिखेंगे 27 i कैप, इसके साथ आप -i कैप लगाओ तो -E3 यानी 9 cos sin 45 होता है 1/√2, तो 9 इंटू 1/√2 इसके साथ हमने लगा दिया -i कैप, ठीक है। अच्छा इसके साथ लगाओ j कैप, तो ये क्या है E3 9/√2 cos 45 कर दिया, इसके साथ लगा दिया j कैप और इसके साथ लगाओ -j कैप, तो -E2 क्या था 45 j कैप और इस पूरे के साथ 10 की पावर 5, इस पूरे के साथ 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आपका E आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, आपको उस झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो, 9/√2, 9 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू होती है 1.414 6.36, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 6.36, इस पूरे के साथ आ जाएगा i कैप प्लस 6.36 माइनस 45, इस पूरे के साथ आ जाएगा j कैप इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो,
27 minus 6.36. This is 20.64 I cap और 45 minus 6.36 38.64 minus 38.64 J cap 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया।